सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आज हम फिर जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस, क्योंकि विज्ञान ने 3 चीज़ों को लेकर स्पेशल ब्रांच बनाई जिसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क, मन और चेतना, ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस को लेकर विज्ञान स्टडी कर रही है। इसकी स्टडी जितनी विज्ञान ने की है इससे ज़्यादा अध्यात्म ने की है। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस इस कॉग्निटिव साइंस को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस दी है कि उस कॉग्निटिव साइंस को प्रैक्टिकली हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो मन के ऊपर तो हम लोगों ने कई चर्चा कर ली, काफ़ी कुछ मन के ऊपर कहा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी मन है। जीतना भी मन को है, कंट्रोल करना भी मन को है, और कहना सरल है, करने में बहुत मेहनत है। वैसे तो मन के ऊपर तो हम बहुत चर्चा कर चुके। अब जो दूसरा भाग है मस्तिष्क, क्योंकि श्री महाराज जी इस बात को समझाते हैं कि एक गाड़ी है, ह्यूमन बॉडी गाड़ी की तरह है, आत्मा इसमें पैसेंजर है और ड्राइवर हमारे बुद्धि है, ब्रेन है, और स्टीयरिंग मन है। स्टीयरिंग अगर एक तरफ ही मुड़ता है तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, वह स्टीयरिंग जबरदस्ती गाड़ी को उधर ही ले जाएगा। इसीलिए स्टीयरिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टीयरिंग से भी ज़्यादा अगर इस मन को हम और व्याख्या करें इसकी, तो मन सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। तो ये दोनों को मिलकर के शरीर काम कर रहा है। हम जो मैं बोलते हैं, एक्चुअली ये मैं आत्मा नहीं बोल रही, ये मन और ब्रेन का, माइंड और ब्रेन का कॉम्बिनेशन बोल रहा है। जब चेतना मन के द्वारा प्रवाह होकर ब्रेन में जाती है और मन का सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ब्रेन पे इफेक्ट करती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सारे काम करता है। अच्छे बुरे, झगड़ा, प्रेम, जो भी करते हैं ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। इसको आप रोबोट समझ सकते हैं। आत्मा कुछ नहीं कर रही, वह केवल बैठी दृष्टा है। गाड़ी में पैसेंजर बैठा है, देख रहा है ड्राइवर किधर ले जा रहा है, स्टीयरिंग की क्या कंडीशन है, पर वो कुछ इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का फील्ड अलग अलग है और एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि भाषा अलग अलग है। आत्मा मेटाफिजिकल है, ब्रेन फिजिकल है, मन बीच की कड़ी है। तो सज्जनों, आज हम ब्रेन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैसे का जो टोटल हमारा ब्रेन है, जिसमें सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबको मिलाकर जो है, वो तो कहते हैं 8600 करोड़ हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं। कहते हैं उस ऊपर जितने तारे हैं शायद उतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। कुछ फिलोसोफर्स का तो ये भी मत है, वो कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो जितने तारे ब्रह्मांड में है, कहते हैं उतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। तो 86 बिलियन कहा गया, पहले तो 100 बिलियंस कहा जाता था। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 100 बिलियन का मतलब आप समझ लीजिए 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स माना जाता था जनरल में। पर वैज्ञानिकों ने जब इस पे ज़्यादा रिसर्च की तो पाया कि 8,600 करोड़ है टोटल हमारे ब्रेन के अंदर। इतने न्यूरॉन्स हैं हमारे, जिसमें जो हमारा मेन ब्रेन है, जो सारी ये क्रियाकलाप करता है, थिंकिंग, डिस्कशन, ये सब जो करता है, लॉजिकल ब्रेन जो हमारा है, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर करीब 16 बिलियन कोशिकाएं हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी शक्ति को पाकर भी हम मुश्किल से
5% यूज कर रहे हैं उसका, हम उसमें से केवल 5% यूज कर रहे हैं। कोई 5% भी यूज नहीं कर रहा है। हमारा सारा जो कॉर्टेक्स के अंदर जो ब्रेन पावर है वो डंप पड़ा हुआ है। इसलिए जितनी एफिशिएंसी से हम काम कर सकते थे हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अपने ब्रेन की पूरे पावर को यूज नहीं किया है। अक्सर हम सत्संग में कथा भी सुनते हैं कि एक भिखारी, इस चर्चा को हम कई बार वैसे कर भी चुके हैं, एक भिखारी एक टीले पे बैठ के भीख मांगता था। पूरा जीवन उसका भीख मांगने में चला गया। लोग 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देते थे, उससे अपना काम चलाता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को ले जाकर लोगों ने जला दिया, जो क्रियाकर्म करना था कर दिया। उसके जब वापस आया तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये यहाँ कई सालों से बैठा, गंदगी कर रखी है, इस टीले में जो मिट्टी है उसको थोड़ी काट दी जाए। मिट्टी काटने लगे तो नीचे कुछ आवाज आई। खोद करके देखा तो एक बहुत बड़ा तांबे का बर्तन था, सोने की असरफियों से भरा पड़ा। अरे बोले ये भिखारी इसी के ऊपर बैठ के इसने जिंदगी भर भीख मांगी, अगर ये इसको निकालता तो ये यहाँ का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता। कितना अभागा ये भिखारी था। सज्जनों, हमारी भी यही स्थिति है। हमारे अंदर जो ब्रेन पावर है, ये इतना बड़ा खजाना भगवान ने दिया है, और ह्यूमन ब्रेन इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानव तन पाया, मनुष्य शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर के अगर हम एक एक चीज का एनालिसिस करें तो हमारे में कुछ भी विशेषता नहीं है। हमारे से ताकत ज्यादा हाथी में है, शेर में है, अनेक जीव जंतुओं में है। हमें जितनी देखने की क्षमता है उससे ज्यादा गिद्ध में और पक्षियों में है। सुनने की क्षमता, जितनी भी हमारी इंद्रियों की क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा पशु पक्षियों में है। तो इन किसी भी इंद्रियों को लेकर, शरीर के किसी भी उसको लेकर हम विशेष नहीं बोल सकते कि हमारा ह्यूमन बॉडी विशेष है, मानव शरीर में कोई विशेषता है। सब कुछ मामलों में हम कमजोर हैं पशु पक्षियों से, पर जो हमारी स्पेशलिटी है वो ये ब्रेन है। ये जो कॉर्टेक्स है ये बहुत स्पेशल है। इसकी रचना इतनी टिपिकल है कि अभी तक विज्ञान इसको पूरी तरह समझ नहीं पाया, इसकी वर्किंग को। ये सोच सकता है, मनन कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। ये सारे जो गुण है ये केवल ह्यूमन ब्रेन के अंदर है, बाकी किसी पशु प्राणियों के ब्रेन के अंदर नहीं है। इसलिए हमारी स्पेशलिटी ही हमारा ब्रेन है, और जो स्पेशलिटी है उसको अगर हमने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया तो सज्जनों, हमारी स्थिति और भिखारी की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। हम भी तकलीफ पाते हैं, दोष देते हैं, कभी परिवार को, कभी पड़ोसियों को, कभी समाज को, कभी शासन को, और अनेक प्रकार के समस्याओं से गुजरते रहते हैं। कहाँ अपनी समस्या रखते रहते हैं। ये सारा क्यों हो रहा है कि हमने अपनी क्षमता को जाना नहीं। अगर हम अपने ब्रेन पावर को, मन और ब्रेन की इस सिस्टम को हम ठीक से यूज कर लें तो सज्जनों कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी क्षमता हमारे अंदर ईश्वर ने दे रखी है। तो अब ये ब्रेन पावर को हम पूरी तरह क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप देखिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो पूछते भी कितना % प्रोडक्शन हो रहा है। जो 100% कैपेसिटी यूज करता है कहते भैया ये तो बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। हर चीज में हम 100% चाहते हैं। एग्जाम भी स्टूडेंट देता है तो वो चाहता है मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो 100 में 100 मिले। लोग किसी भी परीक्षा में 90 से ऊपर तो लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि भी कम से कम मेरा 95 98 तो आ जाए, 100 ना भी आए। तो बाकी चीजों में हम इतनी मेहनत करते हैं, और अपना जो ब्रेन है पूरी जिंदगी उसका 5% पावर से जिंदगी बिता देते हैं।
95% पावर उसका ब्लॉक पड़ा रहता है। तो सज्जनों, कितनी बड़ी एक दुर्भाग्य का ये विडंबना है हमारे साथ कि हम अपने मस्तिष्क का 100% या मैक्सिमम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और यही हमारे जीवन में अनेक समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। तो सज्जनों, अब ये प्रश्न आता है कि इस क्षमता को हम कैसे प्रयोग में लाएं? क्यों नहीं प्रयोग में ले पा रहे? गड़बड़ कहाँ है? साइंस ने इस चीज को ढूंढा। सज्जनों, विज्ञान बहुत अच्छी चीज है, भौतिक विज्ञान। कुछ लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म विज्ञान ही सब कुछ है। वास्तविकता यह कि दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आप खाने में बहुत सी चीजें मिक्स कर खाते हैं, केवल सब्जी नहीं खाते, केवल रोटी नहीं खाते, केवल चावल नहीं खाते, आप कॉम्बिनेशन खाते हैं। ऐसे ही ये जो भौतिक विज्ञान है और अध्यात्म विज्ञान है, दोनों विज्ञान है। अध्यात्म फिलोसॉफी नहीं है सज्जनों। आजकल लोगों ने कहा अध्यात्म क्या है? बड़े बड़े लेक्चर देना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल टॉक्स करना, यही अध्यात्म है। सज्जनों, वह अध्यात्म की थ्योरी है। थ्योरी तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं, पहले पुस्तक में थ्योरी पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में जाके उसको प्रैक्टिकल करते हैं। अध्यात्म बिल्कुल वैसा ही है। आपकी गीता, रामायण, बाइबल, वेद, उपनिषद, ये सब थ्योरी है। और लेबोरेटरीज की कहाँ है? हमारे अंदर है। उस थ्योरी को अंदर की लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करना है। आपने पुस्तक में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है, वो पानी प्यास मिटाता है। तो आप लैब में जाएंगे, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, पानी बनेगा और उसको पी के देखेंगे वास्तव में वो पानी बना, उसने प्यास मिटाई। पर आप केवल किताब में पढ़ लें, केमिस्ट्री की किताब में, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, उससे आपको पानी प्राप्त नहीं होगा। वो तो केवल आपने पढ़ा, वो थ्योरी थी, फिलोसॉफी थी। प्रैक्टिकल जब किया तो आपको रिजल्ट आया। ऐसे अध्यात्म में भी पुस्तकें हमारी थ्योरी है। आजकल बहुत बड़ा कंफ्यूजन सोसाइटी में क्या है, वो पुस्तक को पढ़ना रटना ही धर्म मानते हैं, वही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मैंने गीता पूरी कंठस्थ कर ली, मैंने बाइबल पूरी कंठस्थ कर ली, मैंने कुरान पूरी कंठस्थ कर ली, मैं वेदों की ऋचा को उच्चारण कर सकता हूँ, और इसी में लोग संतुष्ट हो जाते हैं। थ्योरी तो थ्योरी है सज्जनों। थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, पर अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो थ्योरी अधूरी है। वो वही हो गया, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। पढ़ लिया, मैंने किताब में पढ़ लिया खाना कैसे बनाया जाता है, और बनाया नहीं तो मैं खाना खा नहीं सकता। थ्योरी को प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। भौतिक विज्ञान ने इस काम को बहुत अच्छी तरह किया। उन्होंने थ्योरी बनाई और उसको फिर प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ते चले गए। अध्यात्म विज्ञान में थोड़ा हम लोग पीछे रह गए। थ्योरी तो हमारे ऋषियों ने ठीक लिख रखी थी, हम प्रैक्टिकल को भूल के थ्योरी पढ़ने में रह गए। हमको कुछ विद्वानों ने यही कहा, बस गीता पढ़ो तुमको पुण्य मिल जाएगा, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, वेदों का मंत्र जपो। इसको प्रैक्टिकल करना है, ये बात मिस कर गए हम। चलिए, जो हो गया। तो मैं कह रहा था भौतिक और अध्यात्म विज्ञान का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान ने ब्रेन के ऊपर जब रिसर्च की तो क्या पाया कि हम पूरा ब्रेन क्यों नहीं फंक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके दो भाग हैं, और जब तक दोनों भाग मिलकर काम नहीं करेंगे ये ब्रेन पूरी तरह फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे हम जब चलते हैं तो हमारे दो पांव है, एक बायां पांव है, एक दाहिना पांव है, और दोनों मिल करके आप वो बैलेंस मिला के सिंक्रोनाइज होके जब चलते हैं तो हम कितना स्पीड में चल पाते हैं। अगर दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन सही नहीं हो, जब बायां पांव आगे जाके दाहिना भी उसी समय आगे जाएगा तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। कितना उनका आपस में तालमेल रहता है।
बायां आगे गया, उसके बाद बायां रुका, दाहिना आगे चला गया, फिर बायां आगे चला गया। ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज सिस्टम है उनकी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से हम कितनी स्पीड में चल पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही विज्ञान ने इस बात का पता लगाया कि हमारे ब्रेन के भी दो हिस्से हैं, उस कॉर्टेक्स के, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेबेलम अलग चीज है सज्जनों, वो पीछे का हिस्सा है, करीब आधे न्यूरॉन्स तो उसके अंदर ही है। मैं उस बात की कर रहा हूं जो हमारा चिंतन करने वाला ब्रेन है, जिसको साइंस की भाषा में सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो कॉर्टेक्स के दो भाग हैं, जिसको बिल्कुल अखरोट की तरह आपने देखा होगा अखरोट, जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, बीच में एक परत होती है, ऐसे करके होता है। वह बिल्कुल हमारा मस्तिष्क जो कॉर्टेक्स है वह बिल्कुल वैसे ही है। एक बायां हिस्सा है, एक दाहिना हिस्सा है, जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। सिंपल भाषा में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कहते हैं। बीच में एक परत है जिससे दोनों कनेक्टेड है। वो परत भी सजनों, उस परत को कहा जाता है साइंस की भाषा में कॉर्पस कैलोसम। उसके अंदर भी वह जो कनेक्टिंग चीज है दोनों की, उसके अंदर भी कहते हैं 200 मिलियन न्यूरॉन्स है। 200 मिलियन का मतलब हो गया 20 करोड़ न्यूरॉन्स है। उसका काम क्या था कि दोनों को कंबाइन करके मिला करके काम करना। पर अगर हमारे दोनों ब्रेन काम नहीं कर रहे बराबर, तो एक हिस्सा काम कर रहा तो बेचारे उसका भी काम, और वो उसके न्यूरॉन्स बेकार पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है 90% सोए पड़े हैं। अंग्रेजी में हम उनको डॉर्मेंट कहते हैं, इनएक्टिव है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा लिख रखा था। उसने कहा आपके अंदर जो ये 1600 करोड़ जो न्यूरॉन्स हैं, आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें 1600 करोड़ विद्यार्थी है। 1600 करोड़ विद्यार्थी है, और वह सारे विद्यार्थी अपने अपने कमरे में सोए रहे तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा? सुनसान होगा। और अगर 1600 के 1600 करोड़ एक्टिविटी करने लग जाए तो कैंपस में कितनी एक्टिविटी हो जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एग्जाम्पल देके उसने समझाया कि हमारे ब्रेन रूपी कैंपस में भी 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं। ये इसमें 90% डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, सोए पड़े हैं, कुछ ही काम कर रहे हैं खाली। इसलिए एक्टिविटी हमारी लिमिटेड हो गई, हमारे कार्य क्षमता कम हो गई। अगर सारे कोशिकाएं काम करने लग जाएं तो ब्रेन की क्षमता कितनी 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी। यही बात गीता में कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता लाता है, वर्क में, एक्शंस में एफिशिएंसी लाता है। आजकल हमें क्या कहा जाता है? अरे अध्यात्म में मत लगो, वो तुमको आलसी बना देगा, कर्महीन बना देगा। सज्जनों, वो थ्योरिटिकल अध्यात्म आपको कर्महीन बनाएगा। जो प्रैक्टिकल अध्यात्म है वो तो आपको कर्म योगी बनाएगा। हमारे सामने गीता का उदाहरण है। अर्जुन कर्महीन होने जा रहा था, मुंह में फंस किया। जब उसने देखा, अपने सारे रिश्तेदारों को देखा, तो उसको ये हो गया कि भाई मैं जो है नहीं युद्ध करूंगा, भीख मांग के जीवन बिता लूंगा, मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण उसको अध्यात्म की शिक्षा देते। वो अध्यात्म जिसने उसको कर्म योगी बना दिया और उसने युद्ध लड़के संसार में राइचियसनेस की, सत्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की और अधर्म और अन्याय को समाप्त किया। तो सज्जनों, रियल अध्यात्म जो आपको कर्म योगी बनाता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसलिए कहा योग कर्मसु कौशलम। एक्चुअल जो योग है, योग शब्द भी कंफ्यूजिंग हो गया आजकल। मेरे को कई लोग कहते हैं कि जी हम योग कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या योग करते हो? वह आसन और प्राणायाम को योग कहते हैं, वो भी योग है। सज्जनों, योगा के दो भाग हैं, फिजिकल योगा, मेंटल योगा।
आसन और प्राणायाम है, ये फिजिकल योगा है। और मेंटल योगा क्या है कि आप उस साधना को, मेडिटेशन को करो जिससे आपका ब्रेन पावर खुल जाए, टोटल ब्रेन को एक्टिव करने की क्षमता आपकी डेवलप हो, आपका मन रूपी सॉफ्टवेयर में जो वायरस है वो हटे। वह मेंटल योगा जो है, एक्चुअल योगा वह है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, टू कनेक्ट। हम कहते हैं ना, योग, दो चीज के मिलन को योग कहा जाता है। तो जब हमारा मन उस एनर्जी से कनेक्ट होता है, जब हमारा मन हमारे अंदर वह जो शक्ति है उस ईश्वरीय शक्ति से जब कनेक्ट होता है, वह मेंटल योगा एक्चुअल योगा है। वह योगा सब काम करेगा, कर्मों में कुशलता लाएगा। तो मैं कह रहा था कि हमारे ब्रेन के दो भाग हैं। इसमें से हमारा बायां भाग एक्टिव है, दाहिना भाग बहुत कम एक्टिव है। और हमारी स्थिति कैसे हो गई? जैसे एक व्यक्ति चल रहा है, बायां पांव उसका मजबूत है, दाहिना पांव कमजोर है। आपने देखा कईयों को पोलियो हो जाता है, वो कितनी मुश्किल से चलते हैं। वह कोई तो लट्ठी के सहारे चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है, पांव को लटक 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 के चलता है। और जिसके दोनों पांव ठीक है वह कितनी मजे से चलता है। ऐसे अगर हमारे दोनों ब्रेन मिलके काम करे तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा। आपने देखा होगा साइंस ने, सब एक्चुअली साइंस ने जितनी चीजें बनाई है वह भौतिक विज्ञान में जो भी चीजें हैं एक्चुअली नकल की गई है। इसका आप अन्यथा मत लेना। और आदमी नकल करके ही तो सीखता है। क्या नकल की उन्होंने? जब उन्होंने ब्रेन की फंक्शनिंग को देखा तो उसकी नकल करके, उससे आइडिया लेके, प्रेरणा लेके कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर हमारे ब्रेन का एक, समझिए, छोटा सा नमूना है। ब्रेन के बराबर पावर का कंप्यूटर तो साइंस बना भी नहीं सकती। एक बार न्यूरोलॉजिस्ट की, ये ब्रेन के जो साइंटिस्ट हैं, इनकी मीटिंग हो रही, सेमिनार हो रहा था। आजकल तो कोरोना में सेमिनार नहीं होते, वेबिनार होते हैं। तो सेमिनार में ये बात उठी कि भाई ह्यूमन ब्रेन की बराबर कैपेसिटी का ब्रेन बनाया जाए तो कितना बड़ा समय लगेगा। बहुत बड़े शहर में ये सेमिनार हो रहा था, पेरिस, लंदन जैसे बड़े शहरों में। तो जब ये डिस्कस हुआ तो क्या निकला कि पूरे शहर के बराबर एक इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया जाए तब भी वह ह्यूमन ब्रेन के कैपेसिटी की बराबरी नहीं कर सकता। आप देखिए क्या मिनी स्ट्रक्चर बनाया है ईश्वर ने। करीब 1 किलो, 1.25 किलो का ये हमारा ये ब्रेन है, ये कॉर्टेक्स, इतना सा हिस्सा है। और इसके अंदर इतनी क्षमता है, इसके बराबर की क्षमता का बाहर कंप्यूटर बनाया जाए तो पूरे शहर के बराबर साइज का कंप्यूटर बना के भी उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी क्षमता ईश्वर ने हमको प्रदान की है। वो कितना दयालु है, कितनी बड़ी शक्ति उसने हमको प्रदान की है, क्षमता प्रदान की है, पोटेंशियल दिया है। पर गलती हमारी है सज्जनों, हम उस पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो विज्ञान ने ब्रेन की नकल करके कंप्यूटर बनाया। फिर जब देखा इसके 2 हिस्से हैं और दोनों बराबर एक साथ काम करे तो ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाता है। उस आइडिया को लेकर फिर साइंस ने सुपर कंप्यूटर बनाए। एक कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में बहुत बड़ा अंतर है। अगर दोनों की एफिशिएंसी हम तुलना करेंगे तो सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर का कोई मुकाबला ही नहीं है। सुपर कंप्यूटर तो इतना फास्ट और इतना परफेक्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों में अंतर क्या है? कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, वर्क कर रहा है जो। सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर पैरेलली एक साथ काम करते हैं और उससे उनकी फंक्शनिंग, उनकी स्पीड, उनका परफेक्शन 1000 टाइम्स बेटर हो जाता है। ये कहां से उनको प्रेरणा मिली वैज्ञानिकों को?
कि जब देखा हमारे ब्रेन में भी दो प्रोसेसर है, एक बाईं तरफ है, एक दाहिनी तरफ है, जिसको हम सिंपल भाषा में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कह रहे हैं। ये दोनों अगर मिल के काम करें तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा। और जब तक दोनों मिल के काम नहीं करेंगे हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी वही 2, 4, 5% में रह जाती है। तो जब तक दोनों ब्रेनों का मिक्सर नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन नहीं बन सकता, हम ब्रेन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। ये बात वैज्ञानिकों ने निकाल ली, पता लगा ली कि जब तक हमें, अगर हम अपने ब्रेन की शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, जो स्पेशल क्षमता हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने प्रदान की है, उसके लिए हमको दोनों हिस्सों को, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का तालमेल मिलाना पड़ेगा, दोनों को एक्टिव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक हिस्सा ठीक काम कर रहा, दूसरा हिस्सा उतना काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति चलता है, ऐसे हमारा ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वह अधूरी है, बहुत माइनर फंक्शनिंग कर रहा है हमारा ब्रेन, बाकी उसकी कैपेसिटी अनयूज्ड पड़ी है। तो ये बात उन्होंने पता लगा ली। अब प्रश्न आया कि पूरी क्षमता को उपयोग करने के लिए जो बायां हिस्सा हमारा सक्रिय है वह क्यों है, कैसे है, और दाहिना हिस्सा क्यों नहीं सक्रिय है और उसको कैसे सक्रिय किया जाए, दोनों का तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये प्रश्न विज्ञान के सामने एक बड़ा प्रश्न आया। और इसके समाधान करने के लिए विज्ञान ने अनेकों एक्सपेरिमेंट किए। तो ये पाया कि बायां हिस्सा सक्रिय है, दाहिना कम सक्रिय है, और दाहिने हिस्से को सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे विज्ञान बहुत सी रिसर्च कर रही है, पर बहुत कम सक्सेस हुआ है। और यहाँ पर कहते हैं जहाँ विज्ञान असहाय हो जाता है, जो काम नहीं कर पाता है, वहाँ उसकी मदद के लिए स्पिरिचुअल साइंस आती है, अध्यात्म विज्ञान आता है। तो आज तो समय पूरा हो रहा है, हम इस चर्चा को फिर करेंगे कि दोनों ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे की जाए, इसका क्या प्रोसेस है, क्या वह तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर सकें, और वो भिखारी की तरह तकलीफ नहीं पा करके, आप सोचिए, कल्पना करिए, अगर वह भिखारी उस खजाने को प्राप्त कर लेता तो मांगने वाला ना होकर वह देने वाला बन जाता। संसार का उस शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता, कितनों का भला कर सकता था वह, कितनों के दुख दूर कर सकता था, कितने गरीबों की मदद कर सकता था। पर खजाने के ऊपर बैठ के भी भीख मांग रहा था, क्योंकि उसका अपने अंदर के खजाने का पता नहीं था कि मेरे नीचे इतना बड़ा खजाना है। ऐसे ही हम संसार में तकलीफ पा रहे हैं, अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे हैं। पर अगर हम अपने अंदर की क्षमता को प्रकट कर लें तो हम अपना नहीं, केवल अपने लिए जीवन नहीं जी के हम संसार के लिए भी बहुत समय दे सकते हैं। संसार का भला करने के लिए भी हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्षमता हमें डेवलप हो सकती है। तो इसलिए हम भिखारी न रह करके मांगने वाले न होकर देने वाले बने, और ये क्षमता प्रभु ने हम सबको दी है। तो उस क्षमता को कैसे प्रकट करना है ये हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज ब्रेन के ऊपर हमारा पहला एपिसोड शुरू हो रहा है। इस कंप्यूटर को किस तरह से फंक्शनिंग करनी है, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।